नागरिकता कानून के साथ साथ जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर बाबा रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको। खरीदने में सनफ्लावर और सोयाबीन खरीदने में देश के बाहर जाता है और मलेशिया का इंडोनेशिया के ऊपर सबसे ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी है और कभी कभी तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष भारत के आंतरिक मामलों में भी बयानबाजी करने से नहीं चूकते कि धारा 370 हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए, यहां सीए लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भारत कैसे चलना चाहिए, इसके बारे में मलेशिया कौन होता है बयान देने वाला है? इसके बारे में इंडोनेशिया हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन उन लोगों ने कुछ गलत बयानबाजी की और भारत को कदम उठाना पड़ा। मैं तो कहता हूं खाली खाद्य तेलों में ही नहीं, हम इस देश को डीजल, पेट्रोल और अन्य जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। दुर्भाग्य है करीब 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर अभी भी विदेशी कंपनियों और विदेशियों का कब्जा है। हम गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, मात्र आर्थिक आजादी आने से कोई देश, कोई मुल्क पूरी तरह से आजाद नहीं हो जाता। अभी भी राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शिक्षा, चिकित्सा की दृष्टि से, खेती की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। और मात्र चीन जैसे देश को हम साल भर में 15 से 20 लाख करोड़ रुपए दे देते हैं। यूरोप और अमेरिका मिलाकर के, कुछ और दूसरे छोटे छोटे देश मिलाकर के, खाड़ी के देश मिलाकर के करीब हम 20 से 25 लाख करोड़ पर उनकी भेंट चढ़ा देते हैं। हर वर्ष ऐसे लाखों करोड़ रुपए पानी की तरह देश के बाहर बह रहा है। कुछ तो हम बचाएं। इसलिए इस देश की सरकार को भी अब इसके ऊपर गंभीरता से कार्य करना पड़ेगा कि जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हम अपने देश से अर्जित कर सकते हैं, बाहर से हमें उन चीजों को न मंगाना पड़े और इस देश को डीजल, गैस, पेट्रोल में भी आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार को कुछ बड़े और कड़े ऐतिहासिक फैसले लेने पड़ेंगे। और खाद्य तेलों में तो मात्र 5 वर्षों में हम इस देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जितना हम इंडोनेशिया, मलेशिया और कुछ अमेरिकन देशों से हम यहां पर एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जरूरत पूरी तरह से खत्म हो सकती है। अभी करीब 2 लाख हेक्टेयर के ऊपर अपने देश में पाम प्लांटेशन है। यदि हम इसको 5 वर्षों में 10 गुना बढ़ा लेते हैं, और यह बढ़ाने की क्षमता हमारे देश में है, माने जितने भी कोस्टल एरियाज हैं देश के, और उसमें भी खास करके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, कुछ हिस्सा तमिलनाडु का, असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, वहां पर पाम प्लांटेशन की प्रचुर संभावनाएं हैं। और 1 एकड़ जमीन पर एक मजदूर लगा करके एक किसान साल भर में 80,000 रुपए की आमदनी अर्जित कर सकता है। और जितना तेल हम दूसरी चीजों से प्राप्त करते हैं, एडिबल ऑयल, चाहे वो सरसों है, चाहे वो सोयाबीन है, चाहे वो सनफ्लावर है, उससे लगभग 4 से 5 गुना ऑयल हमें पाम से मिलता है। और इससे भूमि खराब नहीं होती है, एनवायरमेंट भी अच्छा होता है। यह इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है। हमें आने वाले 5 वर्षों में इंडोनेशिया और मलेशिया पर निर्भरता अपनी खत्म करनी पड़ेगी। इसी तरह से सोयाबीन का प्रोडक्शन हम यदि 2.5 से 3 गुना बढ़ा लेते हैं, उसकी उत्पादकता में हम वृद्धि कर लेते हैं, और सोयाबीन के लिए मात्र दुगनी भूमि हम प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो सोयाबीन का तेल हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। सनफ्लावर में तो इस देश में 20-25 साल पहले एक दौर चला था, उसके बाद क्रैशिंग यूनिटें बंद पड़ी है। ये 95% हम ये 3 ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एक सोया, दूसरा सन और तीसरा सबसे ज्यादा पाम ऑयल। इन तीनों तेलों की निर्भरता हमें बाहर के देशों की खत्म करनी पड़ेगी, तब ये देश आगे बढ़ेगा। और
अपने देश में सामर्थ्य है, सामर्थ्य की कमी नहीं है। उस सामर्थ्य को हमें संजोना पड़ेगा। माना कि इस समय 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एनपीए चल रहे हैं, लाखों करोड़ के लोग अलग अलग तरह से पहले घोटाले भी किए हैं, और उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के और अलग अलग पॉलिटिकल घोटालों के साथ साथ बैंकिंग घोटाले भी हुए हैं। हमें एनपीएस को भी बचाना पड़ेगा। इसीलिए एक सन्यासी होने के बावजूद हमने रुचि सोया कंपनी को टेक ओवर किया, क्योंकि हमने देखा 22 कंपनियां, 22 प्रोडक्शन यूनिट रुचि सोया कंपनी के अपना धर्म मानते हैं। हम किसी भी प्रकार के ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास और भेदभाव में विश्वास नहीं रखते। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी मत, पंथ, संप्रदाय और जाति के नाम पर कभी भी हमने कोई देश में नफरत, घृणा नहीं फैलाई, कोई भेदभाव नहीं किया, स्त्री और पुरुष के नाम पर भी। आज देश को इसकी आवश्यकता है और देश के सामने चुनौतियां हैं कि हम सभी प्रकार के भेदभाव को देश से मिटा करके सबको समान रूप से आर्थिक समृद्धि के अवसर मिले, सबके जीवन उन्नत हो, और देश में जितना भी, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से जो अन्याय है, किसी भी प्रकार का शोषण है, उस भेदभाव को दूर करके सबको बराबरी से देश में जीने का हक मिले, और देश के हर एक नागरिक को इतने गौरव के साथ जीने का हक मिले जितना कि एक ब्रिटिश का या यूएस का कोई नागरिक। मेडिकल की सभी ब्रांचेज, इंजीनियरिंग की सभी ब्रांचेज, बिजनेस की सभी ब्रांचेज, मैनेजमेंट की सभी ब्रांचेज के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का हमारा सपना है, और ये एनसीआर क्षेत्र में ही होगा। 10,000 करोड़ की चैरिटी तो हमने पहले की है, आगे मेरे जीवन काल में 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी हम पतंजलि के माध्यम से करें, यह हमारा संकल्प है। इसके लिए हम लोग काम करते हैं 18-18 घंटा, और यह काम आगे और बढ़ेगा। चाहे वो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने की बात हो, चाहे पतंजलि के अलग अलग शिक्षा प्रकल्प, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि गुरुकुलम। अपने जीवन काल में हमारा सपना है कि हम 1 करोड़ से ज्यादा इस देश में प्रतिभावान नागरिक तैयार करके एक अच्छा व्यक्तित्व और अच्छा नेतृत्व उनमें पैदा हो और उनका लोहा पूरी दुनिया माने। इस तरह के एक सशक्त समर्थ नागरिक बनाना हमारा लक्ष्य। उस लक्ष्य के लिए हम 18-18 घंटे पुरुषार्थ करते हैं, कई तरह के ताने सहते हैं, कई प्रकार की प्रताड़नाएं झेलते हैं, आरोप प्रत्यारोपों के बीच में, जबकि हमने सेवा भलाई के कभी किसी व्यक्ति का, किसी समाज का या देश का एक पल के लिए भी कभी बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, कभी बुरा सोचा भी नहीं। उसके बावजूद भी संघर्षों के बीच में, चुनौतियों के बीच में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस देश को बहुत ऊंचाई तक ले जाने का हमारा संकल्प है। मैं एक बार पुनः ये आह्वान करता हुआ कि ये देश हम सब का है, हम सब मिलकर के विभिन्न दिशाओं से राष्ट्र निर्माण के लिए कदम उठाएं। इस समय कुछ बड़ी चुनौतियां हैं देश में,